नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार मिश्रा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का खजाना। तो खजाना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो किताब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पुरानी एनसीईआरटी है। यानी 1987 की जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये किताबें आपको भी पता है कि अब मार्केट में शायद ही मिलती हों, ऑनलाइन भी बहुत खोजने पे ये मिलती हैं। तो मुझे मिली, मुझे लगा कि ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो ये कक्षा 6 की है और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हम लोग पढ़ते हैं साथ में। तो ये इसका फ्रंट पेज है। तो नई वाली का तो अपडेट हो गया होगा। ये है अपनी कक्षा 6 की। इसमें लिखा है प्राचीन भारत, छठी कक्षा के लिए इतिहास की पुस्तक। बढ़ते हैं अगले की ओर। ये हैं रोमिला थापर जी की लिखी हुई और इसके अनुवादक हैं गुणाकर मुले। ये हैं अनुवादक इसके। और ये देख लीजिए इसका लोगो लगा हुआ है, यानी इससे पता रहे कि हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी किताब नहीं है। तो अब इसके सन की बात कर लेते हैं कि ये पुरानी वाली ही है। इसका प्रमाण है ये 1987 की है और ये इसकी पब्लिकेशन का नंबर है, ये 1987 की है एनसीईआरटी। हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले पृष्ठ की ओर। तो इसमें ये प्राथक्कन दिया गया है कि 1986 में जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई थी तो उससे 1987 वाली में क्या अलग दिया गया है। तो प्राकथन इसीलिए दिया गया है कि अलग चीज़ इसमें क्या दी गई है, उसके लिए इसमें बताया गया है। हम लोग इसमें वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी काम की चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हमारे उपयोगी रहेंगी। और आपको पता है कि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ज़रूरी ही है। तो इसकी विषय सूची में आ जाते हैं और हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। तो पहले जैसे हमने देखा पृथक्कन था, उसके बाद भारतीय इतिहास का अध्ययन ये आएगा। अध्याय 1 में आदिम मानव है। अध्याय 2 में नगर जीवन का आरंभ है। फिर है नगर जीवन का आरंभ, फिर है वैदिक युग का जीवन। फिर भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक है। फिर उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य, अध्याय 5 में है। और अध्याय 6 में है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का समय। फिर उसके बाद आता है गुप्त काल, फिर छोटे छोटे राज्यों का युग, फिर भारत और संसार। ये अध्याय 9 है, इसमें दिए गए हैं। और ये हम आ जाते हैं अपने पहले पृष्ठ की ओर। तो इसमें ये एक चित्र दिया गया है, जो कि चित्र है। हम लोगों को एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि अब इस समय बड़े बड़े एग्ज़ामों में जो चित्र दिए रहते हैं, जो मैप दिए रहते हैं, उनसे ही बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये प्रश्न है नागार्जुन कोंडा का। तो ये प्रश्न भी हो सकता है बन जाए, तो इसलिए हमको पता रहना चाहिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो नागार्जुन कोंडा में एक रंगभूमि यानी एमपी थिएटर के अवशेष नागार्जुन कोंडा में इस तथा अन्य अनेक स्थापत्यों का निर्माण इक्ष्वाकु राजाओं के शासनकाल में ईसा की 3री-4थी सदियों में हुआ था। नागार्जुन सागर बांध तैयार हो जाने पर ये प्राचीन स्मारक जलमग्न हो जाते, इसलिए इस रंगभूमि को या यहाँ के अन्य स्मारकों को एक एक पत्थर और एक एक ईंट सहित उठाकर जलाशय के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर पुनः मूल रूप में स्थापित कर दिया गया था। तो यह एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई चीज़ को बचाने के लिए वो हम लोग अगर अंदेशा लगाएं कि ये प्राचीन स्मारक जलमग्न हो जाती तो पूरी तरह नष्ट हो जाती, तो वह नष्ट ना हो इससे बचाने के लिए इसको क्या किया गया है, जलाशय के बीच में एक ऊंची पहाड़ी पर मूल रूप से पुनः स्थापित कर दिया गया। तो ये क्या था, एमपी थिएटर नागार्जुन कोंडा में है ये। और बनवाया किसके द्वारा गया है, इक्ष्वाकु राजाओं के शासनकाल में बनवाया गया है। और समय कब था, 3री-4थी सदियों में। तो बांध जब तैयार हुआ
तब ये आशंका थी कि कहीं ये डूब ना जाए, इसलिए। तो हमें याद रखना नाम नागार्जुनकोंडा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है हमारा भारतीय इतिहास का अध्ययन। तो भारतीय इतिहास के अध्ययन पृष्ठ की ओर हम लोग आते हैं। भूमिका हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि भूमिका पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये केंद्रित करके जैसे बच्चों के लिए केंद्रित किया जाता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ते हो। ये हम पाठकों के लिए दिया गया है, क्योंकि बच्चों के लिए है, तो इसलिए इसमें तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तुम्हारे मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ते हो। गुजरे हुए ज़माने को समझने का एक रास्ता है इतिहास का अध्ययन। यानी इतिहास का अध्ययन जो ज़माना बीत चुका है उसको समझने का एक रास्ता है। इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वे उन दिक्कतों को किस प्रकार हल करते थे। अतीत को जानना तुम्हारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि तभी तुम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तभी तुम अपने देश की कहानी मालूम कर सकते हो। इस कहानी की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। तो इसमें यह बताया गया है कि हम इतिहास को अगर पढ़ते हैं तो हमें क्या जानकारी मिलती है। अगर इतिहास को पढ़ा जाता है तो क्यों पढ़ा जाता है, और उसको पढ़ने से हमें लाभ क्या मिलने वाला है, या हम अगर उसको पढ़ेंगे तो हमें जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी तो वो जानकारी क्या मिलेगी, वो इसमें बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि अगर पुराने लोग थे तो उनको, या जैसे हमारे पूर्वज जिनको हम लोग कहते हैं, तो उनका जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो किस तरह उन दिक्कतों को हल करते थे। तो इसलिए हमें जानना आवश्यक है कि इतिहास पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि हमें अपने देश की कहानी मालूम होगी कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, कैसे उनके जीवन में समस्याएं आती थी और कैसे वो लोग इन समस्याओं को हल करते थे। तो इसकी शुरुआत जैसे इसमें लिखा गया है कि सदियों पहले हुई थी। अब इतिहास के अध्ययन के तरीका के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया है। पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों और घटनाओं की, अधिकतर केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। तो पहले इतिहास के अध्ययन में ये रहता था कि पहले अगर अध्ययन करना है तो घटनाओं की तारीखें रहती थी कि इस तारीख को ये घटना हुई, और राजनीतिक घटनाएं भरी रहती थी। ये पहले पुराने इतिहास के अध्ययन में ये चीज़ें रहती थी। पहले ये इतिहास का अध्ययन करने का तरीका था। तो अब क्या हो गया है, अब इतिहास का दायरा विस्तृत हो गया है। अब इतिहास में जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश होता है। तो पहले केवल राजनीतिक पृष्ठभूमि को ही ध्यान में रखा जाता था कि कौन से युद्ध हुए, कौन सी पुरानी घटना हुई, या कौन से लोग उस समय थे युद्ध करने वाले, कौन से राजा महाराजा थे। ये चीज़ें पहले इतिहास के तौर पे दी जाती थी और इनको पढ़ा जाता था और इन्हीं के माध्यम से अध्ययन किया जाता था। लेकिन अब इतिहास में जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी समावेशित कर दिया गया है, तो जिससे हम उन लोगों के जीवन के बारे में भी जानकारी ले पाएंगे। यानी केवल राजनीति तक हम लोग सीमित न रह के वो जीवन तक भी उनके पहुंच पाएंगे कि लोग जीवन यापन कैसे करते थे। जैसे जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। तो जीवन के जो विभिन्न अंग हैं या जो विभिन्न तरीके हैं, जो लोगों के जैसे रहन सहन हैं, तो उसके अध्ययन करने को ही हम संस्कृति कहते हैं। तो जो वो लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जो खाते हैं, जिस प्रकार का भोजन वो लोग करते हैं, जिस प्रकार के कपड़े पहनते थे, यानी जिस प्रकार उनका जीवन यापन होता था, उसके अध्ययन को ही हम लोग संस्कृति कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम लोगों को याद रखना है। अब एक ज़माना था जब समझा जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन से संबंधित जानकारी ही संस्कृति है। लेकिन पहले, कुछ समय पहले एक ये चीज़ें मानी जाती थी कि कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन, यानी
कुछ लोग ये मानते थे कि कोई मंदिर या कोई पुस्तक या ये प्रकार से कहें कि उस समय जो चीज़ें प्रचलित थी, महापुरुषों की वाणियाँ, महापुरुषों के जीवन यापन, उनके लिखे गए पुस्तकें या साहित्य, उस प्रकार की मंदिरें या वो जो कलात्मक चीज़ें थी, केवल उनको ही संस्कृति माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब संस्कृति में समाज की सभी गतिविधियों का भी समावेश होता है। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि समाज के सभी स्तरों का, समुदायों का अध्ययन होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐतिहासिक घटनाओं को ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें वही लोग आएंगे जो कि उच्च वर्ग के होंगे, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग ही राजा महाराजा लगभग बनते थे या व्यापार करते थे। निम्न वर्ग के लोग तो राजा महाराजा नहीं बनते थे। अगर वो बन जाएंगे तो फिर वो निम्न वर्ग में ही कहाँ आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग उच्च वर्ग को ही पहले पढ़ते थे ये इतिहास में, संस्कृति के रूप में, लेकिन अब हम लोग सामान्य लोगों को भी पढ़ेंगे, यानी सभी स्तरों के लोगों को हम लोग अब पढ़ेंगे। अब इतिहास में राजाओं और राजनीतिज्ञों के अलावा उन सामान्य लोगों के बारे में भी जानकारी रहती है जिन्होंने इतिहास को बनाने में योगदान दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा महाराजाओं के अलावा, राजनीतिज्ञों के अलावा जिन्होंने इतिहास को बनाने में योगदान दिया है, उनके बारे में भी अब इतिहास में जानकारी रहती है। यह इतिहास में बारे में उनके बारे में भी पढ़ा जाता है। इतिहास में कला और स्थापत्य का, भारतीय भाषाओं के विकास का, साहित्य का तथा धर्मों का अध्ययन होता है। अब इतिहास में अध्ययन किस किस चीज़ का होता है उसके टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो कला का होता है, स्थापत्य का होता है, भाषाओं के विकास का होता है, साहित्य का होता है, तो धर्मों का अध्ययन होता है। अब हम केवल यह नहीं देखते कि समाज के कुलीन वर्गों में क्या होता था, बल्कि निचले स्तरों के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास करते थे। जो हम लोग पहले इसमें डिस्कस किए हैं कि केवल बड़े लोगों का या कि कुलीन वर्ग के लोगों को ही नहीं देखते थे, पहले देखते थे, लेकिन अब हम लोग निम्न वर्ग के लोगों को भी देखने लगे हैं या कि उनके स्तरों को देखने लगे हैं, उनके कार्यों को देखने लगे हैं, उनकी रुचियों को जानने का प्रयास करने लगे हैं। इससे इतिहास का अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है और हम अपने समाज को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने अगर जानकारी ली इतिहास की, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम लोगों ने अगर राजा महाराजाओं के बारे में ही पढ़ा, मंदिरों के बारे में ही पढ़ा या कि उनके साहित्यों के बारे में ही पढ़ा, लेकिन उनके जो सामान्य लोग उस समय जीवन यापन कर रहे थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो एक प्रकार से ज्ञान तो आधा अधूरा रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अब इसको दिलचस्प ढंग से पढ़ते हैं और जो निम्न लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि लिपियाँ हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी की यह लिपि है। और फिर दूसरी लिपि आती है गुप्त की वाकाटक ब्राह्मी, ये 4वीं-5वीं शताब्दी की है। फिर मध्य एशिया की प्रवाही है, ब्राह्मी है, 5वीं-6ठी शताब्दी की है। और फिर शारदा लिपि आती है। फिर वट्टेलुत्तु 8वीं शताब्दी की है और तमिल ग्रंथ की 10वीं शताब्दी की है। और फिर आती है, फिर तमिल है, फिर उड़िया है, फिर बंगला है, गुजराती है, देवनागरी जो कि हम लोग हिंदी जिसको कहते हैं, हिंदी की लिपि है। फिर तिब्बती भी लिखी गई है। ये चीज़ें इसमें लिपि का उदाहरण दिया गया है। तो हम लोग पहले लिपि जब आएगी तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, इसमें अगर दिया गया तो हम लोग उसको देख ही लेते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। कुलीन और सामान्य स्तर के जिन लोगों से हमारा समाज बना है वे सभी आरंभ में भारत के मूल निवासी नहीं थे। तो अब ये चीज़ इसमें क्यों कही गई है या कि इसका मतलब क्या है? तो वर्तमान में या कि भूतकाल में ही जो उच्च वर्ग है और सामान्य वर्ग है उन्हीं लोगों से मिलकर हमारा समाज बनता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब भारत के मूल निवासी ही थे। उनमें से बहुत से लोग भारत में आकर बस गए थे, यानी बाहर से वो लोग आए थे। जैसे अभी भी बहुत से प्रदेशों में
दूसरे प्रदेश के लोग जाकर बसते थे। तो इसमें बसते कैसे थे, यहाँ उन्होंने शादियाँ की, यहाँ के लोगों में वो घुल मिल गए, भारतीय समाज का अंग बन गए। तो कहने का मतलब है कोई यहाँ पे शादी करके रुक गया, या कोई यहाँ पर व्यापार करने आया था वो रुक गया, कोई यहाँ पे संस्कृति का अध्ययन करने आया था वो रुक गया। तो इससे वो हम बाहर के लोगों से भी जुड़ गए, और हमारा समाज ना कि केवल भारतवर्ष का है, वो बाहर के लोगों से भी बना हुआ है। इसलिए नाना प्रकार के लोगों के कारण हमारे देश में नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य, बोलियाँ, रीति रिवाज और प्रचलित हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि जब बाहर के लोग आएंगे तो उनकी अलग बोली होगी, उनकी अलग भाषा होगी, उनके त्यौहार मनाने के तरीके अलग होंगे, उनके त्यौहार भी अलग होंगे। इसलिए भारत में विविधता के रूप या प्रतिरूप देखे जाते हैं त्योहारों में, बोलियों में और हर चीज़ में। तो हमारे कई मौजूदा विचारों में या विचारों के बारे में हम सोचते हैं कि ये पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, इसलिए सही है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए अपने इतिहास को ठीक से जानने और समझने में हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना अत्यंत ज़रूरी है। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है, जैसे हम लोग वर्तमान में कोई चीज़ करते हैं तो ये सोच कर लेते हैं कई बार कि ये तो बहुत सालों से ये चीज़ होती चली आ रही है, तो शायद ये सही हो। तो ऐसा नहीं है। हो सकता है उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हों जो ऐसा काम करने के लिए हमको बाध्य करती रही हों। उदाहरण के तौर पर कहीं अगर पानी नहीं है तो वहाँ पानी खोजने की प्रथा थी कि उनको नदी से पानी लाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ये है कि कहीं तालाब से ही पानी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि नदी का पानी ही पिया जाता है, तालाब का पानी पिया ही नहीं जाता है। उस समय नदी का पानी था इसलिए पिया जाता था, आज नहीं है तो तालाब का पानी पिया जाता है, बोरवेल का पानी पिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो पुरानी चीज़ें चले आ रही हैं तो उनको एक रूढ़िवादी ना मानकर उनके कारणों को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए इतिहास का अध्ययन करना अत्यंत ज़रूरी है वर्तमान को समझने के लिए। इतिहास की सही जानकारी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है स्रोत सामग्री का विवेचन करके उसका सावधानी से उपयोग करना। प्राचीन काल के इतिहास वेत्ताओं को विभिन्न किस्म की स्रोत सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। इसमें से कुछ स्रोत सामग्री विश्वसनीय होती है और कुछ नहीं भी होती है, इसलिए विश्वसनीय स्रोत सामग्री को ज़्यादा महत्व देना जरूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि इतिहास वेत्ता जो हैं अपने कुछ कथनों के बारे में जो दलीलें देते हैं वो बुद्धिसंगत होनी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, इन कारणों की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अतीत की बुद्धिपूर्वक जांच पड़ताल करना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। केवल इसी तरीके से ऐतिहासिक ज्ञान आगे बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई निष्कर्ष इतिहास के बारे में दिया जाता है तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, तभी किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो दलील दी जाएगी इतिहास के बारे में उसका कोई अगर प्रमाण होगा, कोई साक्ष्य होगा, तो वह ही माना जाए, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कोई दलील अगर इतिहास के बारे में दी जाती है तो पहले उसके साक्ष्य की और उस समय जो चीज़ें चल रही थीं उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, जिससे यह प्रभावशाली और तर्कसंगत या बुद्धि संगत दलीलें हो सकें। इसके अलावा अतीत का अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है। ये गड़े हुए खजाने की खोज के खेल जैसी चीज़ है। इस खेल में खजाने के खोजने के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर सुराग या संकेत छिपे रहते हैं। एक सुराग मिलने पर तुम्हें अगले सुराग का पता चल जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में तुम खजाने तक पहुंच जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोई जैसा अगर खजाना ढूंढ रहे हैं, खजाने का मतलब इसमें ये चीज़ कही गई है कि इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी लेना, किसी बात के तह तक जाना। तो एक सुराग मिला, उस सुराग से हम दूसरे सुराग की तलाश करते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरह सुराग की तलाश करते करते हम लोग अंततः निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, जिसे यहाँ पर खजाने का नाम दिया गया है। इतिहास के मामले में खजाने का अर्थ यह जानना है कि तुम्हारे जन्म के काफ़ी पहले दुनिया में और हमारे देश में क्या क्या घटित हुआ है, यानी इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई हैं।
भारत की शुरुआत में कई हजार पहले भारत की शुरुआत यानी भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ी हैं उनमें हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। नज़दीक अतीत के बारे में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है। जब अभी छपाई का ज्ञान नहीं था उस युग के हमें कागज़ पर हाथ से लिखे हुए लेख या ग्रंथ मिलते हैं। परंतु उससे भी पहले के युग में जब कागज़ भी नहीं था तो लेख और ग्रंथ ताड़पत्रों और भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटों फलकों पर भी उकेरे जाते थे। तो इतिहास के जो स्रोत थे, लिखे हुए स्रोत, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जब कागज़ नहीं था तब किस में लिखे जाते थे, या कि जब कागज़ आ गया तो फिर कागज़ में लिखे जाते थे। तो जब कागज़ नहीं था तो भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर, ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे। अतीत में और अधिक पीछे एक ऐसा भी समय था जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे। प्राचीन काल के उन लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारी उन चीज़ों से मिलती है जो वो छोड़ गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, तो उनके लिखित साक्ष्य हमें मिल पाना संभव नहीं है। इसलिए वो उनकी जो चीज़ें छूट गई हैं उनके पीछे, उनके जाने के बाद, तो उनके माध्यम से हम लोग उस चीज़ों का या उन समय का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं? उनके मिट्टी के बर्तन, यह मृदभांड, या उनके अस्त्र शस्त्र, हथियार और औजार, ये ठोस चीज़ें हैं। इन्हें हम तो देख सकते हैं, छू सकते हैं। कभी कभी तो इन चीज़ों को सचमुच ही धरती से खोदकर निकालना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें ऐतिहासिक खजाने को खोज निकालने के खेल के सुराग हैं। सुराग अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग हस्तलिपियों का होता है। हस्तलिपियाँ उन पुस्तकों को कहते हैं जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर या कागज़ पर लिखी गई हैं। आमतौर पर कागज़ पर लिखी हुई हस्तलिपियाँ ही अधिक मिलती हैं, यद्यपि ये उतनी पुरानी नहीं होती जितनी कि ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी हुई पुस्तकें। ये ज़्यादा पुरानी पुस्तकें जिन भाषाओं में लिखी गई हैं उनमें से कुछ भाषाएं आज हमारे देश में नहीं बोली जाती, यानी लुप्त हो चुकी हैं, जैसे पाली और प्राकृत भाषाएं। दूसरी अनेक पुरानी पुस्तकें संस्कृत और अरबी भाषा में हैं। इन भाषाओं का आज भी हम अध्ययन करते हैं और कभी कभी धार्मिक संस्कारों में इनका इस्तेमाल भी करते हैं, पर आज हम इन्हें अपने घरों में नहीं बोलते हैं। तमिल भाषा में भी हम पुरानी पुस्तक मिलती हैं हमें। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली इस तमिल भाषा में काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। ये सब शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। दुनिया के अनेक भागों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं में लिखा मिलता है। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्रायः यूनानी यानी ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी जाती थी। पश्चिमी एशिया में पुस्तकें अरबी तथा हिब्रू भाषा में और प्राचीन चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थीं। भारत की हस्तलिखित पुस्तकें जिन लिपियों में लिखी गई हैं वे हमारी आज की लिपियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। संस्कृत की अधिकतर पुस्तकें देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। देवनागरी में लिखी इन पुस्तकों को तुम पढ़ तो सकोगे, परंतु जब तक तुम्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम इन्हें समझ नहीं पाओगे इन पुस्तकों में क्या लिखा है। सीधी सी बात है कि हमें अगर किसी पुस्तक की भाषा हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसका अर्थ ही हमें नहीं पता है तो हम लोग उसके बारे में कैसे जान पाएंगे तो इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन 2000 साल पहले की लिखावट काफ़ी भिन्न रही है। उस ज़माने का अभिलेख पढ़ने के लिए तुम्हें उस पुरानी लिखावट या लिपि को मेहनत करके सीखना होगा। उस अधिक प्राचीन लिपि में लिखी गई हस्तलिपियाँ आज नहीं मिलती, पर उस ज़माने के अभिलेख आज भी मिलते हैं। पत्थर की सतह पर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे जाते हैं उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाओं में ऐसे अनेक अभिलेख मिले हैं। अतीत के बारे में जोड़ बटोर कर जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अभिलेख एक प्रकार से सुरागों का काम करते हैं। हस्तलिखित पोथियाँ प्रायः पुस्तकालयों में मिलती हैं, परंतु अभिलेख शिलाखंडों, स्तंभों, प्रस्तर फलकों, भवनों और धातु पत्रों पर पाए जाते हैं। भारत के इतिहास के बारे में अधिकतर जानकारी हमें पुरातत्व विज्ञान द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है।
प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। इन अवशेषों में स्मारक या भवन, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, धातु तथा औजार, प्रतिमाएं, मूर्तियाँ, अन्य इसी प्रकार के किस्मों की चीज़ें मिलती हैं, जिनका सदियों पहले के लोग अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करते थे। कुछ अति प्राचीन नगर और गांव तो उजड़ गए हैं या तो नष्ट हो गए हैं और उनके मकान धरती के भीतर समा गए हैं। उनका उत्खनन करना पड़ता है, यानी उन्हें धरती के भीतर से खोदकर निकाला जाता है। परंतु कुछ प्राचीन भवन आज भी खड़े हैं, जैसे मंदिर, इनका उत्खनन करने की ज़रूरत नहीं है। पुरातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें जानकारी मिली है कि हजारों साल पहले के भारत के स्त्री पुरुषों का जीवन किस प्रकार का रहा है। उसे हम आदिम अवस्था वाला जीवन कहते हैं, क्योंकि लोग अपनी जीविका के लिए ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे। न वे अपना भोजन पकाते थे, न उनके कपड़े सिले होते थे, न ही उनके घर होते थे। चूँकि वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे, पौधों और पेड़ों से जो मिलता था उसी पर गुजारा करते थे। पशुओं को पालने की बजाय उनका शिकार करते थे, इसलिए उन्हें हम खाद्य संग्राहक कहते हैं। आगे जब धीरे धीरे उन्हें अपने आसपास के पौधों तब पशुओं के बारे में अधिकाधिक जानकारी मिली और उनके औजारों और काम करने के ढंग में सुधार हुआ, तब उनका जीवन सुविधाजनक बनता गया। अंत में उन्होंने पौधे उगाने, पशु पालने के तरीके खोज निकाले। उस अवस्था वाले मानव को हम खाद्य उत्पादक कहते हैं। तब मानव केवल उन चीज़ों पर निर्भर नहीं रह गया था जो प्रकृति में सहज मिल पाती हैं, बल्कि उसने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। जीवन में यह एक बहुत बड़ा सुधार हुआ था। जल्द ही इन लोगों के जीवन स्तर में इतना अधिक सुधार हुआ कि वे न केवल बढ़िया झोपड़ियों में रहने लगे, बल्कि उन्हें चिंतन करने, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने, अपना रहन सहन सुधारने में पर्याप्त समय मिलने लगा। भारत एक बड़ा उपमहाद्वीप है, परंतु उसके भौगोलिक लक्षण सुस्पष्ट हैं। उत्तरी सीमा पर जो पर्वत हैं वे भारत को पश्चिमी मध्य एशिया से अलग करते हैं, परंतु इन पर्वतों में जो अनेक दर्रे हैं वे संपर्क के रास्ते थे। सदियों तक लोग इनमें से दोनों ओर आते जाते रहे हैं। ये पहाड़ी दर्रे विचारों के आदान प्रदान के भी मार्ग बने हैं। सिंधु और गंगा के मैदान उपजाऊ क्षेत्र थे, इसलिए अनेक लोग यहाँ आकर बस गए। आरंभ में यहाँ घने जंगल थे। धीरे धीरे इन जंगलों को काटा गया, जमीन को कृषि योग्य बनाया गया, तभी जाकर इन मैदानों में कई राज्यों का उदय और विस्तार हुआ। यदि तुम दिल्ली से कलकत्ता तक रेल यात्रा करो तो तुम्हें दूर दूर तक खेत ही खेत नजर आएंगे। आज यकीन करना कठिन है कि किसी समय इस क्षेत्र में जंगल रहे होंगे घने। भारतीय प्रायद्वीप एक ऊंचा पठार है। इनमें से अनेक नदियाँ बहती हैं। आरंभ में नदियों की इन घाटियों में ही आदमी ने अपनी बस्तियां बसाई थी। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तट के क्षेत्र भी उपजाऊ थे। पूर्वी समुद्र तट का क्षेत्र जो था अधिक उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ अनेक नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जिन क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल होता है वहाँ अधिक बस्तियाँ स्थापित हो जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली चीज़ों का लेन देन करने के लिए बस्तियों के बीच अक्सर ही संबंध स्थापित हो जाते हैं। ऐसे लेन देन से व्यापार का जन्म होता है और संपर्क सूत्र व्यापारी मार्गों में बदल जाते हैं। व्यापार से लोगों के आवागमन को बढ़ावा मिलता है। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और इस प्रकार लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ता है। सबसे पहले लेन देन आवागमन करने वाले वे पशुचारी लोग थे जो अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों तक ले जाते थे। आबाद हुए किसानों से संबंध स्थापित करते थे और बाद में कुछ चीज़ें लेकर चलते थे। जहाँ ऐसे लेन देन में सफलता मिली वहाँ धीरे धीरे लेन देन के काम का पूरा जिम्मा व्यापारियों ने ले लिया। तब वाणिज्य व्यवसाय को बढ़ावा मिला। इसलिए पशुपालन, कृषि तथा व्यापार मनुष्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं और इतिहास के विकास में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। अब कौन लोग कहाँ से आए यह जानने का एक तरीका है उस क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसने वाले लोग अपने साथ अपनी भाषा भी ले जाते हैं। तब इन नए लोगों की भाषा का स्थानीय लोगों की भाषा के साथ मिश्रण होता है। भाषाओं के इस मिश्रण से नई भाषा जन्म लेती है। जिन क्षेत्रों के लोगों का दूसरे लोगों के साथ अधिक संपर्क होता है उनका जीवन तेजी से बदलता है, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो दूसरों से कटे हुए अथवा
अलग थलग रहते थे। ऐसे क्षेत्रों के लोगों में कम परिवर्तन होता है। भारत में कुछ भागों में ऐसे क्षेत्र जहां अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर जो लोग बसते हैं उन्हें आदिम जनजातियां या आदिम संस्कृतियां कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए इनका बड़ा महत्व है। इनका जीवन क्रम प्राचीन भारत के उस समय के लोगों के जीवन के समान है जब भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हो रहा था। इनमें ऐसे अनेक पुराने जीवन मूल्य मौजूद हैं जो भारत के अन्य भागों से अब लुप्त हो गए हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत में ऐसी आदिम संस्कृतियां अब जीवित हैं। इनमें हमें अनेक बातों की जानकारी मिलती है। अब ये हमारी भूमिका थी, तो भूमिका हमारी समाप्त हो गई है। हम आते हैं अपने पहले अध्याय की ओर, और अध्याय है आदिम मानव। तो अध्याय 1 है आदिम मानव, और उसका जो उपशीर्षक है यानी खानाबदोश मनुष्य। तो आदिम मानव को सभ्य बनने में लाखों साल लग गए। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब 3 लाख साल लगे। परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता है उतनी ही अधिक तेजी से वह उन्नति करता है। आरंभ में आदमी खानाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आमतौर पर वे एक झुंड में कुछ पुरुष स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल खाते थे और जो जानवर मिल जाते उनका शिकार करते थे। वे साग भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे, इसलिए जब वे एक स्थान पर रहते थे तो वहाँ मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर ख़त्म कर देते थे। तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था। इसी प्रकार जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते तो उन्हें शिकार की खोज में दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। उन्हें 2 चीज़ों का भय रहता था, मौसम का और जंगली जानवरों का। आदिम मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज़ का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता है। बाघ, शेर, चीता, हाथी, गेंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते रहते थे। उन दिनों भारत में खूब जंगल थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमज़ोर था, इसलिए उसे या तो यहाँ पे पहले उनके शस्त्र दिख रहे हैं, हथियार, आदिम मानव द्वारा प्रयुक्त औजार। तो आदिम मानव को कहाँ रहना पड़ता था? उसे बचने के लिए गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी, या फिर अपने अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय था आग। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज संयोग से हुई। चकमक पत्थर के 2 टुकड़े को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी, और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी उसमें से आग निकली। आदिम मानव के लिए आग एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर आदमी ने इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया और इससे आदमी के रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। इस प्रकार आग की खोज से आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए हम एक महान खोज इसे कह सकते हैं। औजार एवं हथियार। चकमक पत्थर का आग पैदा करने के अलावा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। चकमक पत्थर कठोर है, परंतु इसके आसानी से निकलते हैं, इसलिए इसे तरह तरह आकार दिए जा सकते हैं। चकमक पत्थर तथा अन्य किस्मों के पत्थरों का औजार हथियारों को बनाने का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह कुछ चीज़ें पंजाब के सोहन नदी की घाटी में मिली हैं।
कुछ स्थानों में जैसे कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूले बनाए जाते थे। आरंभ में बिना मुट्ठा यानी जो वो रहती थी मूठ जो उसकी रहती थी, तो कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने, लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में समर्थ हुआ। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्राय बड़े टुकड़ों के छीलन व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें पतली धार आ जाती थी और तब बारीक काम के लिए उनका चाकू या खुरचनी के रूप में उपयोग होता था, अथवा उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए आदिम मानव प्रायः नदी या झरने के किनारे रहता था। यदि तुम हिमालय की तराई की नदियों के पाटों में या दक्कन के पठार के कुछ भागों में जैसे नर्मदा की घाटी में घूमो और ज़मीन में गौर से देखो तो यदा कदा आदिम मानव का ऐसा कोई औजार तुम्हारे हाथ लग सकता है। पुरातत्ववेत्ता इन औजारों को अश्वपण कहते हैं। ये औजार हम लोगों को दिख रहे हैं। अन्न संग्राहक की अवस्था में मानव द्वारा प्रयुक्त औजार तथा वस्तुएं। इन औजारों के उपयोग की जानकारी सामने के प्रश्न में दी गई है। इनमें से कुछ औजारों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता था ये हमको आगे दिखाया जाएगा। तो मानव के आरंभिक इतिहास के हजारों वर्षों में एकमात्र अवशेष हैं पत्थर के अनगढ़ और औजार जिनका इस्तेमाल शिकार तथा अन्य कामों में होता था। ये औजार अक्सर नदियों के किनारों के कगारों में मिलते हैं, जहाँ प्राचीन मानव जंगली जानवरों के शिकार की खोज में घूमता फिरता था, अथवा गुफाओं और शैलाश्रयों में मिलते हैं जहाँ मानव रहता था। इस युग में पत्थर के औजारों का खूब इस्तेमाल होता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों के स्वरूप के आधार पर पाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: प्राचीन यानी पुरा, और मध्य और उत्तर। मनुष्य अपनी भोजन सामग्री के लिए लगभग पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। अपने प्रारंभिक औजारों से वह अनेक काम लेता था, जैसे मरे हुए पशुओं की खाल उतारना, उनका मांस काटना, उनकी हड्डियां फाड़ना। अनुभव से उसने सीखा कि पत्थरों से ठीक प्रकार से चिप्पड़ निकल जाते हैं और खास ज़रूरतों के लिए किस तरह के औजार बनाए जाते हैं। मानव विकास की 3 अवस्थाओं के अनुरूप औजारों की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। पूरा पाषाण युग के औजार यानी गिट्टी नुमा औजार, जिनका गड़ासे की तरह इस्तेमाल होता था, जिनमें काटने के लिए तेज धार बनाई जाती थी। हाथ की कुल्हाड़ी अनेक कामों में इस्तेमाल होने वाला औजार आमतौर पर नाशपाती के आकार का होता था। इसके दोनों ओर लंबी धारें होती थी। चीर फाड़ का औजार जिसमें बसूले जैसी चौड़ी धार होती थी। मध्य पाषाण युग के औजार छेद करने वाले तीर के नोक, खुरचनी आदि होते थे। उत्तर पाषाण युग के औजार नोकदार, चंद्रकला के आकार के, खुरचने वाले औजार आदि। इनमें से कुछ औजार का इस्तेमाल तेज दौड़ने वाले जानवरों को मारने के लिए होता था। इस युग में मनुष्य ने भोजन संग्रह में दक्षता प्राप्त की। इसी से आगे बढ़कर मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया। कपड़े। आदिम मानव को कपड़ों के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं थी। गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के चल जाता था। बरसात या ठंडक के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल बड़े पत्ते के कपड़े के रूप में काम में लाए जाते थे। बदन पर लपेटे गए 1 या 2 मृगचर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त थे। स्थिर जीवन का आरंभ। जैसे जैसे आदमी को अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा जीवन बिताने की उसको लालसा बढ़ती गई। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। इसमें आदमी सबसे महत्वपूर्ण खोज भी था पौधे उगाना, अन्न पैदा करना। उसने पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं। यह कृषि की शुरुआत थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी कि मानव को अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई थी। उसका खाना बदोशी का जीवन समाप्त हो गया था। उसने एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया था। मानव की जीवन पद्धति में यह परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न कालों में हुए। हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ये परिवर्तन आज से करीब 4000 से 5000 साल पहले हुए। पशुपालन।
मनुष्य ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। उससे पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वह उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में ला सकता है। उदाहरण के लिए जंगली बकरे बकरियों को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जा सकता था, परंतु पालतू बकरियां जो थीं प्रतिदिन दूध दे सकती थीं, उनसे और बकरियां पैदा की जा सकती थीं और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थीं। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। पालतू बनाए गए दूसरे पशु थे भेड़ और ढोर। ढोरों का बड़ा लाभ था क्योंकि उनसे न केवल भोजन मिलता था बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने भी उन्हें काम में लाया जा सकता था। धातुओं की खोज। जब मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गया और अन्न पैदा करने लग गया तो सर्वप्रथम पेड़ों तथा झाड़ियों को काटकर जलाकर जमीन साफ करनी पड़ती थी। इस काम में पहले दो आविष्कार बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ और झाड़ियाँ काटने के काम में आई। बाद में ठूंठ जला देने पर जमीन साफ होकर खेती के लिए तैयार हो गई। पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना बड़े परिश्रम का काम था, पर सौभाग्य से एक अन्य खोज ने पेड़ों को काटना आसान बना दिया। यह थी धातुओं की खोज। आरंभ में तांबे की खोज हुई। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गईं, जैसे रागा, जस्ता, सीसा। इन्हें मिलाने से मिश्र धातु बनी और वह कांसा कहलाई। यह सब कैसे हुआ? कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किस प्रकार धातु तैयार की गई, यह हमें मालूम नहीं। धातु की छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ पत्थर के औजारों से अधिक पैनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, उसे पाषाण युग अथवा पुरा पाषाण युग या नवपाषाण युग कहते हैं। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, उसे ताम्र युग, कांस्य युग या ताम्र पाषाण युग कहते हैं। भारत के कई स्थानों से हम उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ, छुरियाँ मिली हैं। ऐसे कुछ स्थान हैं ब्रह्मगिरी मैसूर के पास और नर्मदा टोली नर्मदा नदी के तट पर। अब पहिए की खोज। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी। चाक या पहिया, पर कोई नहीं जानता कि पहिए की खोज किसने की, कहाँ की और कब की। लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। पहिए या चक्र की आवश्यकता आज भी है, फिर वह चाहे घड़ी जैसी छोटी चीज़ के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी बड़ी चीज़ के लिए। पहिए के आविष्कार ने जीवन को अनेक प्रकार से काफ़ी सुगम बना दिया। उदाहरण के लिए पहिए के प्रयोग से सबसे पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए पैदल जाता था या किसी पशु की पीठ पर बैठकर, लेकिन वह ऐसी गाड़ी बना सकता था जिसके कोई पशु खींचता था, जिसमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते थे। पहिए ने भारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता दी, जो पहले संभव नहीं था। इसके अलावा चाक के प्रयोग ने मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने का योगदान दिया। प्रारंभिक गांव। तो मानव जीवन स्थिर होने पर दूसरे कई परिवर्तन हुए। जब तक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना पड़ा, तब तक उन्हें पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के बड़ों समूहों के में रहना पड़ा। समूह के भीतर एक दूसरे को सुरक्षा, सहायता मिलती थी। जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने लगे, तो उनके बड़े समूह ही कायम रहे, परंतु काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक इकाइयाँ बन गई। एक गांव में कई परिवार बसते थे, इसलिए एक दूसरे को सुरक्षा, सहायता मिलती रही। अब उन्होंने अपने लिए झोपड़ियाँ बनाई, चावल, जौ, गेहूँ उगाने लगे, बकरियाँ, पेड़, ढोर, दूसरे पशु पालने लगे। ऐसे गांव भारतवर्ष में पाए गए हैं, पर नदियों के तट पर ज़्यादा पाए गए हैं। अन्न उत्पादक की अवस्था में मानव द्वारा प्रयुक्त औजार एवं वस्तुएं ये दी गई हैं। नवपाषाण युग या खाद्य उत्पादन की अवस्था ऐसा समय था जब मनुष्य के जीवन का ढंग पूरी तरह से बदल गया। इसके पहले मनुष्य जानवरों का शिकार करता था और जंगली पौधों को जमा करता था। जीवन के नए ढंग में उसने पशुओं को पालतू बनाना, पौधों की खेती करना शुरू कर दिया। सबसे पहले शायद कुत्ते, बकरी या भेड़ को पालतू बनाया गया। पौधे में गेहूँ और जौ पैदा किए जाने वाले सबसे पुराने अनाज थे। इसके लिए आदमी का कुछ निश्चित क्षेत्रों में बस जाना आवश्यक था। इससे गांवों, किसानों, समुदायों का विकास हुआ। आदमी को भूमि साफ करने के लिए, खेती के लिए, जमीन तैयार करने के लिए खास किस्म के औजारों की जरूरत पड़ी। उसे अपने अतिरिक्त अनाज को जमा रखने के लिए या तरल चीज़ों को रखने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। इन ज़रूरतों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने पड़े। सबसे पुराने बर्तन टोकरियों में मिट्टी का लेप लगाकर बनाए गए थे
आगे चलकर टोकरियों के बिना ही बर्तन बनाए गए। सामने एक पृष्ठ पर खाद्य उत्पादक अवस्था में मानव के कुछ औजार और अन्य चीज़ें दिखाई गई हैं। ये चीज़ें भारत के विभिन्न स्थलों से मिली हैं। एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल ज़मीन खोदने के लिए होता था। इस औजार में डंडे के ऊपरी हिस्से में एक गोलाकार पत्थर डाला जाता था। इसका दूसरा सिरा नुकीला होता था। नुकीले सिरे से ज़मीन में छेद बनाया जाता था जिसमें बीज बोया जाता था। फसल काटने का हंसिया लकड़ी के एक घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे धारदार चिप्पड़ फंसाकर यह औजार बनाया जाता था। कुल्हाड़ी इसका इस्तेमाल पेड़ों को काटने छाँटने के लिए होता था। यह औजार कठोर पत्थर से बनाया जाता था। इसकी खपचियाँ निकाल कर इसकी धार बनाकर इसे लकड़ी के डंडे में फंसाया जाता था। सील और बट्टा जिसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन एक कटोरे की पेंदी में चटाई के साथ चिन्ह के रूप में दिखलाई देते हैं। घाटियों में और समतल मैदानों में जहाँ ज़मीन अधिक उपजाऊ होती थी, फसल उगाना आसान था। इनकी तादाद अधिक थी। पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसे गांवों के अनेक अवशेषों को खोज निकाला है। इन स्थलों को देखकर हम बता सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह का जीवन बिताते थे। गांव छोटे थे और झोपड़ियां एक दूसरे से सटी रहती थी। एक दूसरे के नज़दीक रहने से जंगली जानवरों से गांव की रक्षा करने में आसानी होती थी। झोपड़ियों के क्षेत्र को संभवतः मिट्टी की दीवार या कांटेदार झाड़ी की बाड़ से घेर दिया जाता था। खेत इस घेरे से बाहर होते थे। आमतौर पर गांव खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंची भूमि पर बसा होता था। झोपड़ियां घास फूस के छप्परों से ढकी जाती थी। आमतौर पर एक ही कमरे की ही होती थी। बल्लियों की ठठरी बनाकर उस पर टहनियाँ और फूस बिछाई जाती थी। झोपड़ी में आग जलाकर उस पर खाना पकाया जाता था। रात के समय उसी आग के चारों ओर परिवार के लोग सोते थे। अब भोजन कच्चा नहीं पकाकर खाया जाता था। मांस को आग पर भूना जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था और आटे की रोटी बनाई जाती थी। अतिरिक्त अनाज बड़े बड़े घड़ों या मर्तबानों में रखा जाता था। खाना पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ती थी। आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनते थे, बाद में धातु के भी बनने लगे। शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियाँ बनाती थीं। वे अपने हाथों में मिट्टी की गोल घड़ों, कटोरों, तस्तरियों को ढाल देती थीं। फिर उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। आगे चलकर सुखाए गए मिट्टी के बर्तनों को भट्ठे या आवे में पकाया जाने लगा। तब ये बर्तन इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में डालने पर भी नहीं गलते थे। और आगे चलकर चाक का इस्तेमाल होने लगा तो चाक पर अधिक तेज़ी से बर्तन बनने लगे। ये बर्तन उसी प्रकार बनते थे जैसे आजकल गाँव में बनाए जाते हैं। ताम्रपाषाण युग के कुम्हार कभी कभी अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन करते थे। वस्त्र और आभूषण। ताम्रपाषाण युग का मानव आभूषण और सजावट का शौकीन था। अब मनुष्य को जंगली जानवरों और ख़राब मौसम के खिलाफ कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था। इसलिए आनंद मनाने और अपने तथा अपनी स्त्रियों के लिए आभूषण बनाने के लिए उसके पास समय था। स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थीं और बालों में सुंदर कंघियाँ लगाए रहती थीं। अब कपड़े केवल पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों के नहीं होते थे। मनुष्य ने कपास के पौधे की रुई से सूत कातने और कपड़ा बुनने की विधि को खोज लिया था। अवकाश का समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था। समाज जब लोग खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गांवों में रहने लगे तब वे मनमानी नहीं कर सकते थे। उनके लिए आचरण के नियम बनाना आवश्यक हो गया। दूसरे परिवारों और दूसरे समूहों के साथ रहने के लिए ज़रूरी था कि गांव में कोई कानून और व्यवस्था हो। सर्वप्रथम यही निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का काम क्या हो। कुछ आदमी खेतों में काम करने जाते जबकि कुछ पशुओं की देखभाल करते, झोपड़ियाँ बनाते, औजार या हथियार बनाते। पुरुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थीं, पशुओं के लिए या उनकी देखभाल करती थीं। कुछ स्त्रियां सूत काटती, कपड़े बुनती, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती थीं। स्त्रियां बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी, केवल पुरुष ही चाक पर बर्तन बनाते थे। कौन क्या काम करे इसका निर्णय सारा गांव मिलकर करता था। फिर भी गांव में एक ऐसे नेता या मुखिया की आवश्यकता थी जो आदेश दे सके। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः मुखिया होता था। उसे ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता था। धर्म के बारे में, जीवन में कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए पहले बने हुए थे। हर रोज़ सूरज क्यों निकलता है, शाम को क्यों डूब जाता है, नींद व स्वप्न, जन्म, विकास और मृत्यु मनुष्य की समझ से बाहर थे। क्या कारण है कि हर साल वे ही ऋतुएं बराबर आती जाती हैं? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है?
आदि। फिर मनुष्य मृत्यु से डरते थे, वे बिजली की कड़कड़ाहट और भूकंप से भी डरते थे क्योंकि वे इनके कारण नहीं जानते थे। कुछ लोगों ने इन सवालों के बारे में दूसरे की अपेक्षा अधिक सोचा तो उनके उत्तर सुझाए। आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई जो फसलों और पौधों से अपने बच्चों का पालन करती है। यदि हम और हर सुबह सूर्योदय होता रहे तो धरती फसल पैदा करती रहे तो आकाश के देवता धरती माता पिता को बलि देकर स्तुति गान से संतुष्ट करना जरूरी था। माता देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी, सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। इस प्रकार कुछ व्यक्ति चमत्कारी हो गए और दावा करने लगे कि मौसम पर काबू पा सकते हैं, बीमारी अच्छी कर सकते हैं और नुकसान से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों का ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो समूचे समाज की ओर से यज्ञ करता था और मंत्रों का गान करता था। मृत्यु एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा समझी जाती थी जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता, इसलिए जब किसी पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाती तो कब्र या समाधि बनाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। जब कोई बच्चा मर जाता तो उसके शव को एक बड़े घड़े में रखकर गाड़ दिया जाता था। कभी कभी समाधि स्थल को बड़ी बड़ी प्रस्तर शिलाओं से घेर भी दिया जाता था। शव के साथ बर्तन, मनके तथा अन्य ऐसी चीज़ें भी समाधि में रख दी जाती थी जिन्हें ग्रामवासी मरे हुए मनुष्य के लिए उसकी यात्रा में जरूरी समझते थे। मनुष्य की संस्कृति, रहन सहन का ढंग या व्यवहार उसका तरीका आदिम व्यवस्था से काफ़ी आगे बढ़ गया था। जब मनुष्य खानाबदोश था और हर रोज़ भोजन जुटाता था तब उसके पास रहने के लिए स्थायी जगह थी। वह अपने गांव में काफ़ी सुरक्षित था। वह अपनी जीवन पद्धति में सुधार कर रहा था और चीज़ें बनाने के लिए तरीके खोज रहा था, ऐसे तरीके जो उसके जीवन को अधिक सुखमय और सुगम बना रहे थे। परंतु अभी भी उसके जीवन में एक चीज़ का अभाव था जिसके कारण वह तेजी से उन्नति करने में समर्थ था। वह लिखना नहीं जानता था। वह अपने बच्चों को यह सिखा सकता था कि कैसे फसलें उगाई जाएं, पशु कैसे पाले जाएं, बर्तन कैसे बनाए जाएं। पशु वह अपने ज्ञान को लिख नहीं सकता था। उसे लिखने का ज्ञान आगे जाकर तब हुआ जब नगरों का जन्म हुआ। अब आते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर। 2 अध्याय हमारे, यानी 1 अध्याय हो चुका है। अतीत के बारे में तुम क्या जानते हो? बताओ कि अतीत के अध्ययन के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग होता है। पुरातत्व विज्ञान क्या है? अतीत के अध्ययन से इससे क्या सहायता मिलती है? अतीत के किस युग के अध्ययन के लिए पुरातत्व विज्ञान एकमात्र साधन है और क्यों? हमारे देश में तरह तरह की भाषाएं, धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज प्रचलित होने के क्या कारण हैं? खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक शब्दों का तात्पर्य क्या है? आदिम मानव खानाबदोश क्यों था? किन बातों के कारण मनुष्य स्थिर जीवन की स्थिति में पहुंचा? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करो। अभिलेख, हस्तलिपि, पुरातात्विक साक्ष्य, हस्तलिपि, लिपि, स्मारक। पशुपालन से मनुष्य को क्या लाभ हुए? कृषि के आविष्कार का इतिहास में क्या महत्व है? आरंभिक युगों में पहिए और कौन कौन से प्रमुख उपयोग थे पहिए के? आदिम मानव के कौन से औजार किस प्रकार थे और उन औजारों के किन किन कामों में उपयोग होता था? आदमी जब खाद्य उत्पादक बना तो वह किस तरह के औजारों का उपयोग करने लगा? धातुओं की खोज आरंभिक मानव के लिए किस प्रकार लाभप्रद सिद्ध हुई? आरंभिक मानव ने धार्मिक विश्वास क्या रखा? और मानव इतिहास के निम्नांकित युगों को उस क्रम में रखो जैसे वो घटित हुए। ताम्रपाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण। स्तंभ का आरंभिक मानव के जीवन की प्रमुख अवस्थाएं दी गई हैं और स्तंभ खा में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार दिए गए हैं। स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खास के शब्दों से सही जोड़ना है। पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, या की खोज, तांबा, फसल काटने के औजार। इनको ताम्रपाषाण युग के लिए निम्न के कथनों में कौन सा सही है? मनुष्य बिना पकाया भोजन खाता था, मनुष्य खानाबदोश था, मनुष्य का जीवन स्थिर असंगठित था, लोग तरह तरह काम करते थे। रोचक कार्य, किसी संग्रहालय में जाकर आदिम मानव के औजारों को देखें। इतिहास की किसी पुरानी पुस्तक से आदिम मानव के औजारों के चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाएं। उन औजारों को रेखा चित्र बनाएं। औजारों और हथियारों के नाम अपनी पुस्तक में देखें। आरंभिक काल की बस्ती या झोपड़ी या गांव का अन्य चित्र कॉपी में बनाएं और कोई मॉडल बनाएं। इसके बारे में पुस्तक में दी गई जानकारी देखें। ताम्रपाषाण युग के लोगों को कुछ औजारों के चित्र बनाएं और बताएं कि पाषाण युग के औजारों में किस प्रकार से भिन्न थे। ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क पर ढकी हुई नाली दिख रही है, तो हम लोग देख सकते हैं। और हमारा जो है अध्याय 2 आ चुका है, नगर जीवन का प्रारंभ। हम लोग अगली क्लास में इसको करते हैं।